वर्मा जी, बस निकल रही है आपकी तरफ। आदरणीय रंजना जी, द्वितीय सत्र शुरू किया जाए। चलिए, द्वितीय सत्र शुरू करने के लिए आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जैसा कि सबको विदित है, द्वितीय सत्र में हम गुरुवार को भारत के इतिहास, महान पुरुषों, वीर वीरांगनाओं के इतिहास को जानते हैं। उसी क्रम में मैं विनती करता हूं आदरणीय भारत के इतिहासकार, आचार्य, प्रखर वक्ता और इस भारत को दिशा देकर के दशा बदलने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्र ऋषि आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए, पधारे और हम सबको अपना भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की परंपरा में गाय माता का स्थान, इस विषय पर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। परम आदरणीय इतिहासविद एवं संपादक, उक्ता भारत समाचार पत्र, दिल्ली से आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी सादर आमंत्रित है। ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिम्रत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों के लिए हृदय से नमन। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे गाय के बारे में। उसमें प्रश्न आया था कि नेहरू को क्यों लाया गया, यानी कि चर्चा के बीच में नेहरू को क्यों लाया गया। आज की चर्चा रहेगी नेहरू और भारतीय इतिहास के अनछुए प्रश्न, गौ माता के संदर्भ में। किसी भी दृष्टिकोण से अपने वक्तव्य को, अपने संबोधन को व्यक्ति को निंदा में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आलोचना होनी चाहिए, और आलोचना इसलिए भी आवश्यक होती है कि उससे कोई नया संदर्भ निकल करके आता है, हमको संभलने का, सुधरने का अवसर प्राप्त होता है। आलोचनाएं सभी की होती हैं, सभी की होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, जिससे कि सुधारात्मक दृष्टिकोण और मजबूत हो। स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियम निर्धारित करते हुए कहा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, और जो झूठ, पाखंड किसी भी प्रकार का हमारे मन मस्तिष्क में समाहित हो गया है, उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। यही असतो मां सद्गमय की परंपरा है, यही तमसो मां ज्योतिर्गमय की परंपरा है।
अज्ञान का अंधकार भी हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है, वह दूर हो। और वह दूर तभी होगा जब निरंतर हमारी प्रवृत्ति इस बात के लिए बनी रहेगी कि हम सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से चीजों को सही संदर्भ से देखने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना, निंदा में नहीं जाता। निंदा में केवल बुराई ही बुराई होती है। जहां किसी की अच्छाई है, उसको अच्छाई को भी स्वीकार करना चाहिए। यही अच्छी परंपरा है, यही सद परंपरा है। प्रत्येक सदन में, प्रत्येक मंच पर असहमति के स्वर उठना स्वाभाविक होता है, लेकिन वो असहमति के स्वर कहीं भी वैर विरोध में या अनावश्यक के तनाव में परिवर्तित ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नेहरू जी के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो जो परंपरा मुगल काल से चली आ रही थी, गाय के संदर्भ में जो दृष्टिकोण मुगल काल से चला रहा था, उसको परिवर्तित करने का उनके पास एक स्वर्णिम अवसर उस समय आया था जिस समय वह देश के प्रधानमंत्री बने। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि अब जब देश आजाद हो गया है तो उन्हें अपने उन भाषणों की ओर ध्यान देना चाहिए जिसको वह आजादी के आंदोलन के दौरान अक्सर मंचों से दिया करते थे। जब गांधी जी मंच पर बैठे होते थे तो गांधी जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि जिस दिन देश आजाद हो जाएगा, सबसे पहला कार्य, पहली कलम से ये होगा कि देश में गौ हत्या निषेध कर दी जाएगी। बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि गौ हत्यारे को फांसी की सजा देने का प्रावधान कर दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो कुछ समय पश्चात ही गांधी जी संसार से चले गए और नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने से पहले के अपने भाषणों को पूरी तरीके से भूल गए। मुगल काल से जो परंपरा चली आ रही थी और अंग्रेजों के द्वारा जो उनका वैधानिकीकरण कर दिया गया था, मुसलमानी शासन काल में गाय काटी जाती थी तो चोरी छिपे काटी जाती थी, कहीं पर कोई कत्ल खाना नहीं था, लेकिन काटी बहुत बड़ी संख्या में जाती थी, इसमें दो राय नहीं है। परंतु उन्होंने उसको अवैधानिक ढंग से काटने का अपना एक सिलसिला बनाया हुआ था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस बात को बड़ी सावधानी से करना आरंभ किया और इसके लिए कानून ले आए कि गाय काटना और गाय काटने के लिए कत्ल खाने, बूचड़ खाने स्थापित करना वैधानिक होगा। अब आपके पास में ये बात खत्म हो गई कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते थे। सरकार उनकी थी और सरकार उनकी होने के कारण वो जो चाहे सो कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर के 1707 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने पहला कत्लखाना भारतवर्ष में खोला। और वो जो कत्लखाना खोला गया था उसमें रोजाना 32 से 35 हजार गायें काटी जाती थीं। प्रतिदिन 32 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। अब आप अनुमान लगाइए कि एक सदगृहिणी अपने घर में अगले 5-7 दिन का तो निश्चित रूप से आटा रखती है। कब कैसी स्थिति आ जाए, 10-20 दिन का, महीने का भी आटा रखा जा सकता है, रखने की परंपरा रही है। लेकिन मिनिमम उसको करके देखें, यदि वो 7 दिन का भी है तो अगर अगले 7 दिन की गायें
32-35 हजार के हिसाब से कहीं रखी जाए तो कितना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। 2 लाख से ऊपर गायें चली जाएंगी, और 2 लाख से ऊपर गायों को कहाँ रखा जाता होगा, कितना बड़ा क्षेत्र होता होगा वो। ऐसे ऐसे कारखाने आपके यहाँ पर बनाए गए, कत्ल खाने। इन कत्ल खानों से इतनी बड़ी संख्या में गायों की हत्या होना भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। विशेष रूप से तब जब यहाँ पर नंद, उपनंद, गोपाल आदि की परंपरा रही हो, जिनके पास 5 लाख गाय, 10 लाख गाय, 1 करोड़ गाय, जैसी जैसी जिसकी हैसियत, जैसा जिसका जितना जिसका क्षेत्रफल, यानी खेत जिसका जितना विस्तार लिए हुए होता था, उतनी उतनी गायें रखने की परंपरा थी। और उस पर वो सम्मानित होते थे कि ये नंद हैं, ये उपनंद हैं, ये वृषभानुवर आदि आदि की उनकी अलग अलग उपाधियां हुआ करती थी। उस देश में इतने बड़े बड़े कत्ल खाने स्थापित कर दिए गए। तनिक कल्पना कीजिए कि यदि हम और आप उस काल में हुए होते होंगे भी, तो हमारे दिल पर कितना कष्ट हुआ होगा कि देश की परंपरा का विनाश कर दिया गया। और वो परंपरा हमारे पीछे कितनी देर तक पीछा करते करते चलती रही होगी। तो जब देश आजाद हुआ होगा, तो जिन लोगों ने इस बात की कल्पना की थी, अपने दादा परदादा से सुना था कि हमारे इस खेत में चरागाह हुआ करता था, यहाँ गौशाला हुआ करती थी, इतने विस्तार की गौशाला हुआ करती थी, उन लोगों को तो ये लगा था कि अब जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो गया है तो वो अपनी परंपराओं के प्रति सजग होगा, सावधान होगा। वो सोचेगा कि देश की परंपराएं क्या हैं, देश का दृष्टिकोण गाय के प्रति क्या है, और वो इस बात को सोच करके देश के लिए बड़ा काम करने का प्रयास करेगा, गाय की रक्षा के लिए बड़ा काम करने का प्रयास करेगा। जब वह नेहरू जी गांधी जी के साथ मंचों से खड़े होकर के भाषण दिया करते थे कि जब मैं बड़े कत्ल खानों के पास से निकलता हूं तो मुझे बड़ी घृणा आती है, मैं आक्रोश से भर जाता हूं, मैं दुख से भर जाता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हम सबसे पहला काम गौ हत्या निषेध का करेंगे। ये केवल भाषणबाजी तक बातें रह गईं, और जब देश का प्रधानमंत्री नेहरू बना तो उन्होंने इस दृष्टिकोण को अपनाया नहीं, इससे दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। जब देश आजाद हुआ तो पहले 5 वर्ष तो यूं ही गुजर गए। 5 मिनट की बात जो लोग करते थे कि पहले 5 मिनट में बड़ा काम ये कर देंगे, उनको 5 साल तक कोई सुध नहीं आई। 1952 में देश की लोकसभा के पहले चुनाव हुए, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये चुनाव पहली बार हुए थे देश में। आर्य समाज के बड़े नेता महावीर त्यागी, आपने नाम खूब सुना होगा, वो आए। कांग्रेस की सहमति से, कांग्रेस के सांसदों की सहमति से उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि देश में गायों की हत्या पर निषेध लगे, इसके लिए कानून बनना चाहिए। उन्होंने वो भाषण नेहरू के सुने थे, गांधी जी के भाषण सुने थे, जिनमें ये संकल्प लिए जाते थे कि हम बड़ा काम ये कर देंगे, गाय की रक्षा के लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसलिए महावीर त्यागी जी को ये बात कहीं ना कहीं भीतर से प्रेरित कर रही थी कि नेहरू जी का भी समर्थन मिलेगा। इसलिए जब वह प्रचंड बहुमत से लेकर के आए, प्रचंड बहुमत से जीत करके लोकसभा में पहुंचे, तो उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर, देश की लोकसभा में, जैसा कल आपने वक्फ बिल प्रस्तुत होते हुए देखा, ऐसा ही बिल वो लेकर के आए थे। उन्होंने ये प्रयास किया
कि गौ हत्या निषेध को कानूनी रूप दिया जाए, तब उन्होंने, नेहरू जी ने अपने कांग्रेसी सांसदों से, जो लोग मेरी इस बात पर असहमति व्यक्त करते हो वो लोकसभा की कार्यवाही के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। जब देश के संविधान के अनुसार देश की पार्लियामेंट के भीतर गौ हत्या निषेध का बिल लाने का काम महावीर त्यागी जी ने किया, तो नेहरू जी ने कह दिया कि यदि ये बिल पास हो गया तो शाम को ही इस्तीफा दे दूंगा। इस बात को सुनकर के कांग्रेसी सांसद सन्न रह गए थे। जिन लोगों की जड़ें नहीं थी, जो मूल से जुड़े हुए नहीं थे, जो केवल नेहरू के नाम पर जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचते थे, उनकी हवाइयां उड़ गई थी। उनको लगा था यदि नेहरू नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसलिए सब ने अपने हाथ खींच लिए और सब पीछे को हटते हुए दिखाई दिए। तो महावीर त्यागी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के नेहरू जी के इस एक्ट पर, इस कृत्य पर बड़ा शानदार भाषण दिया था, जो आपको भारत की संसद की, लोकसभा की कार्यवाही के दस्तावेजों में मिल सकता है। और उस भाषण में उन्होंने नेहरू को इंगित करते हुए, नेहरू की ओर देखते हुए कहा कि आप बड़े अच्छे भाषण दिया करते थे, आपकी सोच को देख करके मैंने यह निर्णय लिया था और मैं ये मान रहा था कि आप इस पर कानून बनाएंगे, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा है। गौ रक्षा हो गई तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। इसका अभिप्राय था कि जो बीफ खाने वाले नेहरू जी इस कार्य को, यानी कि देश में गौ रक्षा के संकल्प को, गौ रक्षा के कानून को इस दृष्टिकोण से देखते थे कि भारत अगर गौ रक्षा, एक पशु, माता नहीं, एक पशु के प्रति इतना संकल्पित हुआ दिखाई दिया तो विदेशों में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। लोग हमें इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि तो 18वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी के लोग हैं, जिनकी मानसिकता में जंगलीपन भरा हुआ है। इसलिए विदेशों में हमारी इज्जत खराब ना हो, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो। ये पता नहीं कौन सी प्रतिष्ठा थी। देश का जनमत चाहता था कि हमारा सम्मान इस बात से बढ़ेगा कि हम अपनी गौ रक्षा करने में सफल हुए, और देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि इससे हम विदेशों में अपमानित होंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसका मतलब है कि हम प्रगतिशील सोच के नहीं है, हम उन्नतिशील सोच के नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ना, हम जड़तावादी समाज के लोग हैं। और एक व्यक्ति का वह पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, अपनी संस्कृति और अपनी मान्यताओं के प्रति ऐसी सोच पूरे देश को पीछे ले गई। हम कहां खड़े रह गए, कहां चले गए हम। जिस संकल्प को लेकर के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी का आंदोलन लड़ा था, वो हमसे छूट गया केवल एक व्यक्ति के पूर्वाग्रह के कारण। संसद की कार्यवाही को आप देख सकते हैं। नेहरू के पास 1952 में गांधी जी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। कौन थे उनके पास? केवल अपना एक अहमन्यता का भाव था, और उस अहमन्यता के भाव के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया। संसद में कांग्रेसी सांसदों ने इस बात को लेकर के हंगामा कर दिया, कांग्रेसी सांसदों ने जो समर्थन दे रहे थे। इसलिए वह प्रस्ताव हमारे देश के उस यशस्वी सांसद को, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था और जो भारत माता के प्रति, गौ माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के उस विधेयक को लेकर के आया था,
वो विधेयक वापस लेना पड़ा। नेहरू की सोच इसके पीछे काम कर रही थी। कोई उस भाषण का प्रभाव नेहरू पर नहीं पड़ा जो उस समय महावीर त्यागी जी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में वहां पर दिया था। दोषी कौन है? कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। ये 1947 से लेकर के आज तक का सिलसिला है। जो वहां पहुंचते हैं उनकी मानसिकता को प्रकट करने वाला है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं अच्छा तू बुरा के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते ढह गए, न जाने कितने रिश्ते ढह गए। इस देश का ये छुपाया हुआ इतिहास, छुपाए हुए इतिहास के पृष्ठ आज जब पलट पलट करके सामने आ रहे हैं तो उन षड्यंत्रकारियों के चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने गौ माता का संरक्षण नहीं होने दिया, गौ माता को इस देश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं बनने दिया। जो मैं पिछली बार उरुग्वे के बारे में बता रहा था, उरुग्वे देश जैसा देश अपनी आबादी से 6-7 गुना अन्न उत्पादन करके दूसरे देशों को देता केवल गाय के कारण, और भारत से छीन ली गई गाय केवल इस दुराग्रह के कारण। यदि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया, गाय को हमने वो सम्मान दे दिया जो इस देश की पीढ़ियां, इस देश के पूर्वज देते चले आ रहे थे, तो हम 18वीं शताब्दी के लोग हो जाएंगे, हमारा विदेशों में सम्मान गिर जाएगा। ये कौन सा तर्क था? ये किसके दृष्टिकोण से दिया गया तर्क था? ये दिया गया तर्क या उस व्यक्ति की मुगल मानसिकता का प्रतीक था, या भारत द्रोह का जो उसके भीतर चिंतन चलता रहता था वह उसको प्रकट करता था? कौन सी बात थी इसके पीछे? विचार करना पड़ेगा। उसी नेहरू के द्वारा 1954 में देश की पार्लियामेंट से वक्फ बिल पास कराया गया, जिसके लिए कल आपको मशक्कत करनी पड़ी है। आप सभी उस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि कल आपकी वो सोच, आपका वो चिंतन, वो राष्ट्र संकल्प पूर्ण हुआ है आधी रात पर जाकर के कि वक्फ बिल में सुधार किया गया है। लेकिन इसी कानून को लेकर के 1954 के इस कानून को लेकर के 1995 में कांग्रेस की सरकार थी जिसने इसको और भी कठिन कर दिया था, और भी कठोर कर दिया था। ये क्यों किया गया? क्या इस राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ करना किसी राजनीतिक दल का एक विशेषाधिकार होकर के रह गया है? क्या इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाना हमारा सबका राष्ट्रीय संकल्प नहीं है? कौन सा देश दुनिया का ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति से, अपने देश के इतिहास से, अपने देश के इतिहास की परंपराओं से, अपने धर्म से घृणा करता हो और दूसरों को आमंत्रित करता हो कि आप आइए और मेरे देश में इतना भूखंड खाली पड़ा है, उसमें जो चाहे सो करें आप? मान्यवर यही नेहरू थे जिन्होंने पूर्वोत्तर का भाग अपने एक पश्चिमी कल्चर के अधिकारी विल्सन को सौंप दिया था कि आप जो चाहे सो करें यहां पर। क्यों सौंप दिया? मैं प्रमाण दूंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं, उस पर भी आता हूं। अब देखिए, नेहरू जी ने एक भाषण लिखा, एक पत्र लिखा जब ये 1952 में उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर महावीर त्यागी जी के द्वारा लाए गए उस विधेयक को गिरवा दिया। तब उन्होंने उसके बाद देश के मुख्यमंत्रियों के लिए एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि गौ हत्या निषेध नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या पर कोई भी राज्य प्रतिबंध नहीं लगाएगा। रवि राय जी जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने राजीव दीक्षित जी को वो पत्र दिया था, और भारत विरोध में काम करने वाले नेहरू के ऐसे 500 दस्तावेज राजीव दीक्षित जी के पास उपलब्ध हुए थे, जिनसे ये पता चलता है कि उन्होंने वो लेटर लिख करके देश के प्रत्येक मुख्यमंत्री को ये निर्देश दे दिए थे कि आपको किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में
गौ हत्या निषेध नहीं करनी है। ये था उनका, नेहरू का गाय के प्रति दृष्टिकोण। नेहरू को लगता था कि हम 18वीं शताब्दी में चले जाएंगे, और जो लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय जी रहे थे, उन्होंने इस सारे प्रमाणों को देख करके यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सोच गाय के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के प्रतीकों के बारे में क्या थी। उनकी मान्यता थी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि देश के नेताओं का, उन लोगों का जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका एक व्यक्तिगत जीवन होता है और एक सार्वजनिक जीवन होता है। नेहरू जी की मान्यता थी कि जो व्यक्तिगत जीवन है, वो रात के 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से बाद का जो जीवन चलता है, वो क्या करता है, इसके तरफ मत जाइए। इससे अपनी जो उनकी सोच थी, जो उनके कारनामे थे, मैं भी नहीं जाता उधर को, क्योंकि वो विषय नहीं है आज, लेकिन ऊपर पर्दा डालने का ये रहस्य है, कारण है। आपका दृष्टिकोण क्या रहा है? आपका दृष्टिकोण रहा है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन होता है, वही उसके सार्वजनिक जीवन पर हावी प्रभावी होता है। उसी का प्रभाव दूसरे लोगों पर जाता है, पड़ता है, और लोग उसी का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं या पीछे हटने का संकल्प लेते हैं। उनके चरित्र में गिरावट या उत्थान अपने आदर्श के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो ये सोच हमको कहां से मिली? अंग्रेजों ने ये कहा था, मुगलों ने ये कहा था कि मैं क्या करता हूं शाम के उस समय से बाद में, मुझे मत देखिए। जबकि आपके यहाँ का राजा रात्रि में उठ करके चिंतन करता था, प्रातः काल में जन कल्याण की योजनाओं पर विचार करता था, एकांत में बैठ करके बात करता था, सोचता था। चाणक्य ने कहा है, हमारे ऋषियों की मान्यता रही है कि प्रातः काल कम से कम 1 घंटा अकेले में बैठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन कीजिए। धर्म से पवित्रता आती है, अर्थ की सुचिता पैदा होती है, और कैसे मैं जन कल्याण के कार्यों में लगा रहूंगा, इस पर चिंतन कीजिए। रात्रि में सोते समय इस बात पर चिंतन कीजिए। रात्रि में जो आने वाले सपने हैं, उनमें भी ये चिंतन कीजिए। अरे क्या कमाल है भाई आपका, 24 घंटे राष्ट्र के लिए, और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे 12 घंटे मौज मस्ती के लिए दे दीजिए। मत सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या उनमें यही खुराफात होते थे कि देश की संस्कृति का विनाश करेंगे, देश के जो भी प्रतीक हैं, देश की जो भी सांस्कृतिक विरासत है, उसका विनाश करेंगे? किसने यह संकल्प लिया, क्यों लिया? नेहरू जी के लिए बताया जाता है कि जब वह एक दिन का भोजन जो करते थे, तो उस पर उस समय एक दिन के भोजन का एक समय का जो खर्चा उनका आता था, वो 13,000 रुपये था। और मेरे गांव में सन 1978 में 10,000 रुपया बीघा जमीन बिकी, 1008 वर्ग गज। तो उसका शोर मचा था कि अमुक व्यक्ति की जमीन 10,000 रुपया बीघा बिकी है। आज वही जमीन लगभग 1 करोड़ रुपया बीघा हो गई है। तो देश का प्रधानमंत्री उस समय इतने मौज मस्ती कर रहा था, खाने पर इतना बड़ा खर्चा हो रहा था, जब देश का 14 करोड़ जनसंख्या का भाग भूखा सोता था। राम मनोहर लोहिया जी ने इस बात को भी देख लेना, पार्लियामेंट की कार्यवाही मिल जाएगी। अब देश के तत्कालीन बड़े नेता राम मनोहर लोहिया ने इस बात को लेकर के उनको लताड़ा था, पार्लियामेंट में कहा था, नेहरू तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे एक समय के भोजन पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, और देश का इतना बड़ा भाग, पॉपुलेशन का इतना बड़ा भाग भूखा सोता है। लेकिन ये इस प्रकार की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नेहरू जी की ओर से नहीं आया था। अब आप आगे चलिए,
जब नेहरू जी इस संसार से चले गए, उनके जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। हम सभी जानते हैं। हमारा आपका सिर उनके सामने श्रद्धा से क्यों झुक जाता है? क्योंकि उनके भीतर भारतीयता के प्रति समर्पण था, भारतीयता के प्रति लगाव था, गहरी श्रद्धा थी, आस्था थी, निष्ठा थी। आनंद बोध सरस्वती उस समय आर्य समाज के बड़े नेता हुआ करते थे। उनको बुला करके उन्होंने कहा था कि अब देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए काम कीजिए, मैं आपके साथ हूं। ये उन्होंने लिखा है। लेकिन उनको समय कितना मिला? समय ना मिलने का परिणाम क्या हुआ? ताशकंद उनको खा गया, एक षड्यंत्र उनको खा गया, और वो अपने समय में गौ रक्षा के लिए फिर एक प्रस्ताव ला रहे थे, फिर एक विधेयक पार्लियामेंट में ला रहे थे, लेकिन वो आने से पहले ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री के बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी कांग्रेस की ही उपज थे। कांग्रेस में रहकर के उन्होंने काम किया था। उनके जीवन का अधिक भाग कांग्रेस ही रहते रहते गुजर गया था। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो हम सभी जानते हैं कि उस समय उनकी अवस्था क्या थी। उस समय 82 वर्ष की अवस्था में जब लोग क्षेत्र छोड़ देते हैं और जब उनके पास में करने के लिए कुछ भी ऊर्जा नहीं रहती है, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनके भीतर भी गौ माता के प्रति विशेष श्रद्धा थी। कोका कोला कंपनी को 3 दिन में यहां से बोर या बिस्तर बांध करके भागने के लिए प्रेरित कर दिया था उस शेर ने। जो कंपनियां आपकी गाय माता को, गाय को, आपके खान पान को बिगाड़ने के लिए यहां पर स्थापित हो रही थी, उनके प्रति इतना बड़ा साहस दिखाना और ईमानदारी से खड़े होकर के ये कह देना कि हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन खोरी की जो परंपरा इस देश में डाल दी गई थी 1947 में, उसको खत्म करने का साहस दिखाया मोरारजी देसाई ने। शराबबंदी को गुजरात में कारगर करके दिखाया। उसके साथ ही साथ अन्य विदेशी कंपनियां जो हमारे खान पान को बिगाड़ रही थी, गौ माता के भोज के घी, दूध आदि को हमारी थाली से दूर कर रही थी, और उसी का षड्यंत्र का परिणाम है कि आज का डॉक्टर आपको जब कहता है कि आप डायबिटिक हो गए हो तो गाय का मतलब घी छोड़ दीजिए, दूध छोड़ दीजिए, छाछ छोड़ दीजिए, दही छोड़ दीजिए, और व्यक्ति को सलाह दी जा रही है, तो फिर वो कैंपा कोला की तरफ जा रहा है, वो और बेकार कर रहा है, दूसरी चीजों की तरफ जा रहा है, वो सब खराब कर रही है हमको। आप सभी जानते हैं योगाहार का तो उद्देश्य है। तो ये मानव शरीर को दुर्बल कर दिया, किसकी सोच ने कर दिया? जिन लोगों ने यहां पर गौ माता के प्रति षड्यंत्रात्मक दृष्टिकोण से राज करना आरंभ किया था। इसी नेहरू जी के सामने मैं पहले मोरारजी की बात को स्पष्ट कर देता हूं। उनकी सरकार गिराई गई तो जो विदेशी कंपनियां थीं, जो शराब माफिया थे, जो उनके राजनीतिक विद्वेषी लोग थे, उन सब का उनके प्रति एक बहुत बड़ा गठबंधन उस समय बना, और उस गठबंधन में एक शराब बेचने वाले, गौ हत्या करने वाले और विदेशी कंपनियों का गठजोड़ बना करके आया, और उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार गिरवा दी। एक प्रधानमंत्री को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया तो एक की सरकार गिरवा दी। इन षड्यंत्रों पर यह इतिहास नहीं बताएगा आपको। इन षड्यंत्रों को तो आपको खोदना पड़ेगा। इतिहास खोदा भी जाता है, खोजा भी जाता है। ये निकालिए इनको, कहां कहां से निकालेंगे आप? ये गुणगान करने वाले लोगों का मंच नहीं है, केवल हाथ उठाने वाले लोगों का मंच नहीं है, तो सत्यान्वेषी लोगों का मंच है। और इस मंच से ये आवाज निकलनी चाहिए कि हम खोदने वाले बनेंगे, हम खोजने वाले बनेंगे। मेरा दृष्टिकोण कहीं पूर्वाग्रहग्रस्त हो सकता है,
तो मैं उससे पीछे हटने को सहर्ष तैयार हूं, लेकिन तथ्य निकल करके आना चाहिए, सत्य निकल करके आना चाहिए, जिससे हम वास्तविकता को समझ सकें। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उनके समय में भी गौ हत्या निषेध बिल पार्लियामेंट में आया था, लेकिन उनको भी सुबह पेश किया गया अपना बिल। 2003 की घटना है, बहुत दूर की घटना नहीं है, शाम को ही वापस लेना पड़ गया था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और टीडीपी दोनों ने यह कह दिया था कि हम गौ हत्या निषेध पर साथ नहीं देंगे। एक पत्रकार ने दीदी से पूछा था, समझ गए होंगे आप, ममता बनर्जी, कि आप गौ हत्या निषेध का विरोध करेंगे? यहां करूंगी, क्योंकि गौ मांस बीफ खाना मेरा मौलिक अधिकार है। अरे जिस देश के ऋषियों ने पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो, और जिस देश के बड़े नेता गांधी जी ने जी और जीने दो का संकल्प लिया, हिंसा को पूर्णतया निषिद्ध किया, उस देश में हिंसा होती रहेगी, और वो भी उस गौ माता जैसे पशु की, जो हम सबका जीवन सुधार सकता है, संवार सकता है, संभाल सकता है, उस पर भी ऐसी घटिया राजनीति। पत्रकार ने पूछा कि आप तो ब्राह्मण हैं, तो ममता बनर्जी ने कहा बेशक हूं, लेकिन गौ मांस खाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो विरोध करूंगी। विरोध किया, और वो जो विधेयक उस समय अटल जी पार्लियामेंट में लेकर के आ रहे थे, वो उन्होंने शाम को ही वापस ले लिया। ये बात उठाई जा सकती है कि अब की सरकार क्यों नहीं कर रही। जो ये बात उठाएंगे मैं उनके साथ हूं। आवाज जानी चाहिए, गूंजनी चाहिए। वर्तमान सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए, और गौ हत्यारे को राष्ट्र में इस प्रकार का कानून बना करके फांसी पर लटकाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो इस बात का समर्थक हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, लेकिन अब कुछ दूसरे तथ्यों की ओर हम चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अधिक चिंतनीय है, मननीय है। देखिए, हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को मैं यहां पर यह तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे आपसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई हैं और एक ऐसा इतिहास बना करके आपको दे दिया गया है कि जिससे यह लगता है कि एक पार्टी या एक विचारधारा के लोग ही देश को आजाद करने में सफल हुए। उन तथ्यों पर विचार कीजिए कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीजें रही हैं। मैं आपको बता रहा था कि असहयोग आंदोलन इस देश में 1871 में लड़ा गया था। सबसे पहले किसने लड़ा था? कुक आंदोलन हुआ था, आप सभी जानते हैं। एक संथाल आंदोलन भी हुआ था इस देश में। संथालों का जो आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह के नाम से उसको जाना जाता है। और वो कब हुआ था? जब कांग्रेस नाम की कोई चिड़िया इस देश में नहीं रहती थी, और जब उस समय उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी संथाल विद्रोह के लोगों ने, सिद्धू मुर्मू और काना मुर्मू का इतिहास जाकर के पढ़िए, आप मिलेगा आपको। तो ये सिद्धू मुर्मू आज उसी परिवार से, उसी वंश परंपरा से देश की राष्ट्रपति हमारे बीच में है। वो मुर्मू लोग उस समय क्या कर रहे थे, क्या नारा लगा रहे थे? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 1855 की बात है, 56 की बात है, यानी 1857 की क्रांति से पहली बात है।
उस समय उन लोगों ने झंडा उठाया था। अरे उनका एक पंक्ति में तो कहीं उल्लेख कर देते कि गांधी जी को ये प्रेरणा या कांग्रेस को ये प्रेरणा 1856 में लड़े जा रहे संथाल आंदोलन के वीर वीरांगनाओं से मिली थी। नहीं दिया गया, कहीं भी नया विचार बना करके दिया गया, जैसे हमने ये काम किया था, इससे पहले तो कुछ जानता ही नहीं था इसके बारे में, और वो स्थापित हो गया। तो सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर देश के राष्ट्रपति को जाने से रोकने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहा था, आप सभी जानते हैं। पूर्व में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। अड़ंगा डालने का हर संभव प्रयास नेहरू जी ने किया था, प्राण प्रतिष्ठा ना हो। जैसे आज राम मंदिर के कार्यक्रम में अड़ंगा डालने का काम किया गया। कितनी पुरानी परंपरा है कांग्रेस की ये, कि देश के सांस्कृतिक इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखने के संकल्प के साथ हम खड़े नहीं होंगे। हमें जाकर के मुगल गुणगान करना है, हमें दूसरी तरफ देखना है, आपके साथ खड़े होकर के हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। ये तो कोई राष्ट्र सेवा नहीं हुई। कैसे इसको राष्ट्र सेवा मानेंगे आप? किस दृष्टिकोण से मानेंगे? मैं तो नहीं मानता। पटेल जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, मरने दिया पहले तो उनको, वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं कराई गई जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं कराई गई थी। इसके बावजूद भी डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी, के.एम. मुंशी, जिनको संक्षेप में हम बोला करते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम उन्होंने दिया है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। इसके पृष्ठ संख्या 289-90 पर उन्होंने लिखा है कि उस अंतिम संस्कार में जाने से रोकने का काम नेहरू जी कर रहे थे, अर्थात कोई मंत्री, कोई अधिकारी, देश का राष्ट्रपति देश के उस महानायक के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं होगा। ये प्रयास नेहरू जी उस समय कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में लोग फिर भी वहां गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में श्रद्धांजलि देते हुए हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सारे राष्ट्र की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के शरीर को अग्नि जला रही है, लेकिन उनके यश रूपी शरीर को कोई नहीं जला पाएगा। इसके पीछे संकेत किधर की तरफ जा रहा होगा, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा कहने का, तनिक कल्पना कीजिए। जो व्यक्ति पीछे से बैठ करके डोरी हिला रहा था, किसी को नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, रोक रहा था पूरे देश को। इसके बावजूद एक रिकॉर्ड है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में 10 लाख लोग उपस्थित हुए थे। 10 किलोमीटर लंबा लोगों का हुजूम वहां पर बन गया था, और 1500 से अधिक बड़े अधिकारी उपस्थित हुए थे। कृष्णा मेनन अपने खर्चे से 12 अधिकारियों को दिल्ली से लेकर के सम्मिलित हुए थे। अपने खर्चे से लोगों ने जाकर के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होकर के अपने महानायक को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। नेहरू देख करके दंग रह गया था, ये हो क्या गया? जिसके जनाजे में जाने से तो लोगों को रोक रहा है, इसके उपरांत भी लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। M.K. नायर ने एक पुस्तक लिखी है, द स्टोरी ऑफ एरा टोल्ड विदाउट इल विल। इसमें उन्होंने कहा है कि नेहरू ने उस समय 2 बातें कही थी, और उनको वह स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सरकारी गाड़ी जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रयोग कर रहे थे, वह सरकारी गाड़ी अगले दिन ही प्रातः काल में उनसे वापस ले ली गई।
यानी कि उनके अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा भी देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा था। पता नहीं उस गाड़ी में कौन से दस्तावेज रखे थे, या ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी, पड़ गई थी कि देश के एक बड़े नेता की गाड़ी को भी अगले दिन प्रातः काल में वापस ले लिया गया, नोट जारी किया गया। बहुत दुखद स्थिति थी ये। दूसरी बात उन्होंने कहा, नोट में वह लिखते हैं, यदि कोई अधिकारी वहां जाना चाहता है तो अपने खर्चे से जाए। ये क्या बात थी भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनकी मृत्यु पर भी इतनी बड़ी राजनीति की गई, इतना बड़ा खेल रचा गया। अब दूसरी तरफ चलिए, जिस देश की गाय माता से नेहरू को इतनी घृणा थी कि उसका गौ हत्या निषेध का कानून देश में लागू नहीं होने दिया, पारित नहीं होने दिया, आने नहीं दिया, उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों से, उसकी सांस्कृतिक विरासत से, उसकी सांस्कृतिक धरोहर से उन्हें कितनी अधिक घृणा थी। मैं शब्द घृणा प्रयोग कर रहा हूं। एक भूत सवार हो गया था नेहरू पर कि हमें तो इस देश को सेकुलर बनाना है। अरे ईसाइयों ने अपने देश को सेकुलर नहीं बनाया, मुसलमानों ने अपने देश को सेकुलर नहीं बनाया, तुमको क्यों जिद हो रही है भाई हम सेकुलर बनाएंगे? दूसरों को अपने देश की धरती पर खुलकर खेलने का मौका देंगे तो फिर देश को आजादी से फिर बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हो। आज आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि ये वो आरएसएस है जिसने तिरंगे का विरोध किया था। इतिहास के तथ्यों से हम परिचित न होने के कारण उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, और हम में से कई लोग ये मान लेते हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया था, ये तो गलत बात थी, तिरंगे का विरोध नहीं करना चाहिए था। तिरंगे के पीछे की सोच का विरोध हुआ था और आज भी होना चाहिए। हम अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हैं, लेकिन उस सोच का सम्मान नहीं करते जो इसके पीछे थी। केसरिया हिंदू का, हरा वाला मुस्लिम का, सफेद वाला ईसाइयों का। वो शांति के प्रतीक है सफेद वाले, वो हरियाली के प्रतीक बता दिए, फिर केसरिया क्रांति का प्रतीक बता दिया। जब कहा गया कि ये तो गलत कर रहे हो, ये सोच नहीं होनी चाहिए, अगर आपका उद्देश्य ये है कि ये इस्लाम का, ये हिंदू का, ये ईसाइयत का प्रतीक है, तो आप उनकी जनसंख्या के अनुसार इसमें झंडे पे स्थान दीजिए। तो इस बात को फिर बदल दिया गया, इसका अर्थ बदल दिया गया और हम उससे बहक गए, भ्रमित हो गए। हमने मान लिया ठीक है भाई। लेकिन इससे पहले तो मान्यवर आपको मालूम होगा, पूरे सदन को बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा, इससे पहले जो आपका एक झंडा समिति जो बनाई गई थी, हमारा झंडा कौन सा होना चाहिए, उसके सामने कई झंडे आए थे। एक झंडा था केसरिया, और केसरिया के बीच में लिखा हुआ था ओम। उसका विरोध करने वाले नेहरू जी थे। झंडा समिति के इतिहास को जाकर के उठा करके देखिए, कौन पढ़ाएगा इस इतिहास को। ओम सांप्रदायिक दिखाई दिया, जो इस सृष्टि का उत्पत्ति करता है, जिसके बारे में नासा ने कहा कि संपूर्ण यूनिवर्स में ओम की ध्वनि हो रही है, सूर्य की किरणों से निकलने में भी ओम की ध्वनि निकल करके आती है। अरे ये क्या हुआ भाई? देश के झंडे का ऐसा अपमान, और वो भी नेहरू जी की तरफ से। दूसरा झंडा दिखाया गया, दूसरे झंडे में वंदे मातरम लिखा हुआ था। आज आप वंदे मातरम पर आज भी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन उसका विरोध किया गया और उस पट्टी को भी हटवाया गया, नहीं हटाइए, झंडा भी नहीं चलेगा। तब आप जैसे लोग भी खड़े होकर के वहां पर विरोध करेंगे, आज भी करेंगे। कोई हम में से आर्य समाज की पृष्ठभूमि का हो या ना हो, कोई हम में से आर्य समाज का हो या ना हो, अरे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो या ना हो, किसी भी राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा हो या न हो, पूज्य स्वामी जी से जुड़ा हुआ हो या न जुड़ा हुआ हो, लेकिन जिसके भीतर राष्ट्रभक्ति का भाव है वो इस बात का विरोध करेगा, करना चाहिए। वहां पर वंदे मातरम को नकारा गया, ओम को नकारा गया, ओम वाले झंडे को नकारा गया, वंदे मातरम वाले झंडे को नकारा गया, और बाद में ये ला करके दे दिया गया। जब देश का नाम रखने की बात आई तो लोगों ने कहा कि भारत नाम होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदुस्तान नाम होना चाहिए, लेकिन देश के संविधान में लिखवाया गया इंडिया दैट इज भारत। किसने लिखवाया? नेहरू ने लिखवाया। क्यों लिखवाया? क्योंकि आपकी संस्कृति से प्रेम नहीं था, आपके सांस्कृतिक प्रतीकों से प्रेम नहीं था। वो जबान से अपने आप को अंग्रेज मानते थे, संस्कारों से अपने आप को मुस्लिम मानते थे, और दुर्भाग्य से अपने आप को हिंदू मानते थे। जो एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप कहता था, वो कैसे आपके प्रतीकों को मानता भाई? क्या ये इतिहास नहीं है? क्या इतिहास से मानना नहीं चाहिए? क्या आज की युवा पीढ़ी को इन बातों पर विचार नहीं करना चाहिए? यदि ये सब चीजें उस समय इसमें होती तो आज का युवा भटका हुआ नहीं होता। आज आप अपने राष्ट्र की मूल समस्याओं के प्रति सजग और सावधान होते कि हमारे प्रतीक ये हैं और हमको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से काम करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चारों तरफ हम देखते हैं, समस्याएं खड़ी दिखाई देती हैं, इन सब के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाली टीम आपके पास होती। दुर्भाग्य रहा, ऐसा हुआ नहीं। संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात पार्लियामेंट में उठी थी, संविधान सभा में उठी थी, लेकिन उसको नकारने वाले भी नेहरू जी थे, और नकारा और उसे राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। देश के संविधान में 35A को जोड़ने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। जैसे आपका पूरा का पूरा कश्मीर आपके साथ रह करके भी आपसे अलग था, और तब कर दिया जब पूरे संविधान सभा ने या देश की संसद ने इस धारा को उसमें स्थापित करने की कभी स्वीकृति प्रदान नहीं की, तब भी इस देश के संविधान में इसको लागू कर दिया, स्थापित करवा दिया। और इसी देश के संविधान में जो धारा 370 स्थापित की गई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। 25 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है, उसके भीतर एक शब्द स्थापित किया गया, प्रोपेगेट, जिससे धर्मांतरण को प्रोत्साहन मिला। और उस प्रोत्साहन का परिणाम क्या निकला कि बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर में धर्मांतरण का खेल आरंभ हो गया, और देश से बड़ी संख्या में जो आपका बहुसंख्यक समाज हुआ करता था, वो उधर पूर्णतया अल्पसंख्यक हो गया। अल्पसंख्यक ही नहीं हो गया, मिट गया। शब्द ये प्रयोग किया जाना चाहिए। किसने स्थापित किया था? देश के संविधान के भीतर धारा 29-30 को स्थापित करने वाले नेहरू जी थे, जिसमें उन लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्थापित करने और उस पर काम करने का पूरा अधिकार दिया गया था। देखिए, देश की पुलिस व्यवस्था आज भी गुलामी की मानसिकता से काम कर रही है। पूरी राज्य व्यवस्था उसी दृष्टिकोण से काम करने लगी जिससे पहले से करती आ रही थी। हमारे देश की व्यापार व्यवस्था, हमारे देश की जो नागरिक व्यवस्था थी, और यहां तक कि जो चिकित्सा व्यवस्था थी, चिकित्सा व्यवस्था को भी नेहरू जी ने नष्ट करवाया। ये जो आज अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन हुआ, योगाहार का मंच है,
आप तो उस सब से जुड़े हुए हैं, भरपूर चर्चा इस मंच से उस बात की होती है कि हमको अमुक अमुक चीजें लेनी चाहिए। आज क्यों लौट करके आ रहे हैं? क्यों स्वामी जी की ये योग क्रांति सफल हुई? क्यों इसके प्रति लोगों में आकर्षण पैदा हुआ? क्यों आप जैसे लोगों को ये मानने लगे, सुनने लगे लोग कि आप सही कह रहे हैं, मेरे अमुक अमुक दवाई लेने से कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, टेंशन बढ़ी, फला हुआ, पता नहीं कितनी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। किसके कारण? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री का निर्णय ठीक नहीं था और देश की जो मूल चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद, उसको इस देश से दूर कर दिया गया। ये आजादी इस बात के लिए मिली थी? मैं तो कहूंगा नहीं मिली थी। संक्षेप में बात रखता हूं। लंका, बर्मा, चीन, जो भी पड़ोसी देश थे आपके, पाकिस्तान भी जोड़ लीजिए, बहुत बड़ा भूभाग हमारा उनको दे दिया, दान में दे दिया, खैरात में दे दिया। आज देश बेचने की बातें करते हैं लोग, आरोप लगाते हैं। देश किसने बेचा? इतिहास के उन तथ्यों को जरा निकाले, कभी बताएंगे कभी आपको। 1984 में देश के एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, जबकि देश का ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान देश के संविधान के भीतर नहीं आता। लेकिन 84 के बाद तो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। उनमें केवल वही काम होगा जो वो चाहेंगे, आपका कानून वहां पर काम नहीं करेगा। वो देश विरोध की बातें पढ़ाएं, आप कौन होते हैं उनको सुधारने वाले? एक षड्यंत्र के अंतर्गत जनसंख्या में गड़बड़ी पैदा करने का खेल समाज में किया जा रहा है और उधर वो वैचारिक आंदोलन वहां से तैयार हो रहा है। अंतिम परिणाम क्या होगा, जरा सोचिए इस पर। मैं, क्योंकि समय हो गया है, बस एक बात कह करके बात को खत्म कर रहा हूं, कभी फिर आगे चर्चा को इसको बढ़ाएंगे। सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा बना है, उसमें उसकी सेक्शन 6 में ए सेक्शन, जैसे 35A जोड़ा गया था, उसी पैटर्न पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक प्रावधान किया और उसमें आसाम में जितने 60 लाख बांग्लादेशी प्रवेश करने में सफल हो गए थे, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी गई। आपको मालूम है 1301 में कश्मीर में केवल एक सूफी, एक मुसलमान आया था और उसने कश्मीर का क्या रूप बदल दिया। उसके बाद कश्मीर में क्या क्या हो गया। तो ये 60 लाख आगे चल करके क्या गुल खिलाएंगे, तनी कल्पना कीजिए। बीज तो एक ही डाला गया था 1301 में कश्मीर में, यहां तो 60 लाख का बीज डाल दिया गया। तो राष्ट्र के विनाश की योजनाओं को चाहे कोई भी लागू करता हो, चाहे किसी के साथ, किसी के द्वारा भी स्थापित की जा रही हो, ऐसे षड्यंत्रों का, ऐसी साजिशों का पर्दाफाश करना योगाहार जैसे सदन का, योगाहार जैसे मंच का, आप जैसे विद्वानों का, सुधीजनों का, राष्ट्रभक्तों का पुनीत दायित्व है। जब तक हम अपने वैचारिक क्रांति के माध्यम से अपने देश के इतिहास का शोधन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम समझ लीजिए कि नई गुलामी की तरफ देश को ले जाते होंगे। और उधर से रोकना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आप सभी को आज रात्रि 12 बजे के करीब जो घटना घटित हुई है और जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय देश की वर्तमान सरकार ने लिया है, उस सब के लिए आप सबको कोटि से धन्यवाद, बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। और योगाहार में खासकर ये सत्र, अन्य सभी सत्र रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन ये सत्र इतिहास बना रहा है और उस समूचे इतिहास को दिखा रहा है जो पीछे घटनाएं घटित हुई हमारे। और अंतिम शब्दों के बारे में मैं कहूँ तो जब हम कल सुन रहे थे
आदरणीय अमित शाह जी को, तो उन्होंने कितनी स्पष्टता से कहा कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, और वक्फ बोर्ड के बारे में। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, और हमारी जो आलोचना और समालोचना का जो समसामयिक पहलू होता है किसी भी सरकार का या किसी भी ऐसे तंत्र का जिसमें कार्य किया जा सके, क्या कार्य किया जा रहा हो, तो उसमें जब हम आलोचना, समालोचना से दूर हो जाते हैं, तो फिर सरकारों पर या सिस्टम्स पर वो नियंत्रण नहीं हो पाता, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो अच्छाइयाँ हो सकती थी, वो बुराइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। उस बात आज की वार्ता से सामने आई। सबसे पहले मैं इसी वार्ता के साथ, जो कि आपने सदन पर रखी हैं योगाहार के, आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज की वार्ता पर आप अपनी टिप्पणी रखें। जी, धन्यवाद दिनेश जी। आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का अभिनंदन पुनः, कि जो मकड़ जाल बने हुए थे उसका जो एक्सपोजर हुआ है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे लगता है कि और भी तथ्य हमारे सामने आएंगे। आपने उन तथ्यों के बारे में लिखा है जिसके जिसके बारे में राजीव दीक्षित जी को जानकारी दी गई है। तो अगर आने वाले समय पर उसके ऊपर भी प्रकाश डाला जाए तो और चीजें स्पष्टता की तरफ बढ़ती जाएंगी, और इस मकड़ जाल से हम धीरे धीरे अपने आप को मानसिक रूप से कम दूर रखते हुए आगे बढ़ने की सोच के साथ काम करेंगे। और पुनः जो गलतियां पहले हो गई थी, जो भी इसके कारण रहे, जो भी इसकी विचारधारा रही, अब उसका जो धीरे धीरे रिवर्सल हम देख रहे हैं, कई चीजों में रिवर्सल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी बहुत काम बाकी है। अभी मुझे लगता है केवल 5% ही काम हुआ है, लेकिन कम से कम बुनियाद तो बनी गई है। जो आज हमने देखा कि 15 घंटे की चर्चा के बाद एक ऐतिहासिक बिल का पुनः हो गया, यह इसी रिवर्सल का हिस्सा है। और यही चीजों को रिवर्स करते हुए जो पूर्व में गलतियां हो गई थी, उनको अब सही रास्ते पर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं उनका बहुत अभिनंदन है। क्योंकि समय समय पर परिवर्तन करना जरूरी है, अपने आप को परिवर्तन करना जरूरी है। और पूर्व में भी मैं भी ये बात को मानता हूँ कि पूर्व में जब तथ्य इतने ज्यादा खुल करके नहीं आए थे, तो एक टाइम पर हम भी तब की सरकार को और उसके दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरीके से मतलब मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब तथ्य सामने निकल के आए हैं, तो निश्चित रूप से अपनी विचारधारा में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ, राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ आगे चलने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने करने का प्रयास किया है। तो इस कार्य में आप भी ये कार्य जो कर रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय पर जो अभी वर्तमान की घटनाएं हो रही हैं, उसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके प्रति हमारी क्या कोई जिम्मेदारी है नागरिक की, कि जो अमेंडमेंट तो हो गए, लेकिन अब हमारी क्या जिम्मेदारी है एक आम नागरिक होने के साथ साथ, कि उस चीजों के जो प्राविधान रखे गए हैं, उसमें हमारे क्या दायित्व है, इस चीज पर भी हम अगर चर्चा करते हैं, तो जितने भी ये संशोधन हो रहे हैं, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, इसके प्रति हम भी कुछ अपना छोटा सा योगदान दे सकें एक नागरिक होने के नाते, इसके लिए भी मार्गदर्शन अगर मिलता है तो बहुत उचित रहेगा। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय, धन्यवाद। आदरणीय आर्य सर। मान्यवर मान्यवर पवन जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमको निश्चित रूप से वैचारिक क्रांति के सूत्रपात के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, और
जो भी सरकार राष्ट्रवादी निर्णय ले रही है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार लोगों तक हो पहुंचे, और जिन क्षेत्रों में सरकार अभी निर्णय नहीं ले पा रही है, चाहे वो किसी भी कारण से नहीं ले पा रही है, कुछ उसकी मजबूरियां होंगी या कुछ भी कारण रहा होगा उसके पीछे, उन पर हम एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें जिससे लोगों में जनमत तैयार हो और लोगों को ये लगे कि हम वास्तव में सरकार को कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकते हैं। सरकार चाहती है लेकिन उचित परिवेश नहीं है। यदि आप देखें पूरे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन हमारे बीच से ही यदि थोड़े से लोग सरकार से हाथ खींच लेते तो 2024 के चुनाव परिणाम किधर जाते। इसलिए ये भी एक सच्चाई है कि सरकार में बैठे लोग इस बात से भी डरते रहते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी नकारात्मक संदेश चला गया तो परिणाम हमारे खिलाफ जा सकता है। उसको मजबूत हम करने का काम कर रहे हैं कि सरकार अगर कुछ करती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं और पहले से अधिक मजबूती के साथ और लोगों को भी लेकर के आकर के उनके साथ खड़े हैं। ऐसा यदि हम करेंगे तो यह भी एक राष्ट्र की सेवा होगी, जो मेरा अपना मानना है। जी धन्यवाद। जी आदरणीय। और ये जो चर्चा है, जैसे समय के साथ भी और आदरणीय सदस्य ने बात भी रखी है कि इस चर्चा का ये जो विषय है इसको अगले दिन भी, यानी आने वाले द्वितीय जो नेक्स्ट डे होगा उस पर भी जारी रखेंगे, क्योंकि हैंड रेज लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय नरुला जी से कि आप प्रश्न रखिएगा। डॉक्टर राकेश आर्य जी और आदरणीय सदन को सबको सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब ने सदा की बात ही बहुत ही अच्छे ढंग से नेहरू काल के टाइम का जो कुछ पर्दाफाश किया उनकी घटनाओं का, वास्तव में ही डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने जो निर्णय लिए वो देश के कितने विरुद्ध गए और कितना उसको हमें एडवर्स फल उसका भुगतना पड़ा। और आपको ध्यान होगा कि इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं उनके बारे में थी जिन्होंने जो उन्होंने कार्य किए जिससे हमारे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आपको ध्यान होगा कि तिब्बत जो चाइना ने मिलाया था, तिब्बत हमेशा एक अलग से राज्य था, स्वतंत्र राज्य था, और तिब्बत को जब चाइना ने मिलाया तो नेहरू ने उसका समर्थन किया। अगर नेहरू का समर्थन ना करते तो तिब्बत जो है इंडिया भारत के साथ हो सकता था, और अगर तिब्बत भारत के साथ होता तो आज जितनी समस्याएं हमारी सुरक्षा के संबंधित आती हैं उस समस्या का बिल्कुल निदान हो जाता, कोई आवश्यकता ही ना पड़ती। उसके अलावा आपको ध्यान होगा कि चाइना को जब ये भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था 1950-52 के आसपास शायद, तो नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं, भारत को नहीं, चाइना को बनना चाहिए सुरक्षा परिषद का सदस्य। तो चाइना को सदस्य बना दिया गया, इंडिया ने मना कर दिया था। इसके अलावा एक और घटना थी कि नेपाल ने भारत से अनुरोध किया था कि नेपाल को भारत में मर्ज कर देते हैं और भारत का एक स्टेट के रूप में कार्य करेंगे हम, लेकिन नेहरू ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। बताइए, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स थे जो अगर भारत ने स्वीकार किए होते तो आज जो है देश की सुरक्षा के लिए सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती और भारत एक बहुत ही सुदृढ़ और सार्थक देश के रूप में काम करता। और अब उस सब पोजिशन को, जैसा कि आदरणीय पवन जी ने बताया, रिवर्सल किया जा रहा है, तो बहुत सारी घटनाओं का रिवर्सल हो गया है और अभी भी उस रिवर्सल प्रोसेस में भी आगे चल रहा है। कल रात को भी वक्त बोर्ड में जो प्रस्ताव था वो 232 के मुकाबले 288 से पास कर दिया गया है, और इसके लिए वास्तव में हमारे सदस्य जो है, भारत की जनता भी उसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि ऐसी घटना हो चुकी है। और साथ ही डॉक्टर साहब ने जो बताया उसके लिए हम वैचारिक क्रांति के लिए वास्तव में हमारा समर्थन है, और अगर हम कुछ भी इस बारे में कर सके तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय नरुला साहब, इसमें प्रस्ताव जो आया था वो समय तिब्बत की ओर से भी आया था। जी जी, भारत के साथ मिलने में अपनी सहमति व्यक्त की थी, नेपाल ने भी की थी, भूटान ने भी की थी। मुझे लगता है वर्मा की ओर से भी वह प्रस्ताव था, लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि हमारी विस्तारवादी सोच नहीं है, विस्तारवादी नीतियों में हमारा कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
क्षेत्र आपके पास रहा होता तो आज आप चीन से बड़े होते और चीन आर्थिक संसाधनों से भरपूर यह देश विश्व शक्ति अब तक बन चुका होता। जी बिल्कुल। से बहुत अच्छा विचार दिया आपने। नया जी, धन्यवाद। निश्चित ही एक नया पहलू और उस पहलू पे भी आगे बढ़ा जाएगा और मैं अभी मात्र जो 8 बजे से पहले ज हैंड रेज़ हुए हैं, उन्हीं को लेने में समर्थ हूँ और पहले मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे जी के पास पहुँचूँगा, तत्पश्चात आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर अपनी बात रख कर के और सभा संपन्न करेंगे। आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद दिलीप जी। आज जो वक्तव्य डॉक्टर साहब ने दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र होने के नाते पहलुओं को हिस्ट्री के हिसाब से जब देखता हूँ तब समझो कि हमेशा हम अपडेटिंग की बात करते हैं। पुराने वैज्ञानिक ने 100 साल के पहले या 50 साल के पहले जो गलतियां की, उसके बाद में उसमें अपडेटिंग क्या किया, कैसे होना चाहिए, इस बारे में सोचते हैं। हम उस वैज्ञानिक के गलतियों का हमेशा जिक्र करते रहते, ऐसी बात नहीं होती। उस विशेष परिस्थिति में उसने जो भी निर्णय लिया, हाँ, गलतियों का कहा गलती है वो बताना अलग चीज है, लेकिन उस वैज्ञानिक की गलतियों को ही हमेशा दोहराते रहना, ये शायद विज्ञान में नहीं होता। तो मेरा थोड़ा नम्र निवेदन है कि गाय माता की स्थिति, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे सुधारनी चाहिए, कैसे बिलानी चाहिए, नेहरू जी से लेकर तो अभी तक कैसे कैसे क्या क्या कदम उठाए गए, उसमें क्या अड़ंगे आए और ऐसे अड़ंगे न आए, इसलिए और आगे के कदम क्या हो, इस तरह का यदि विवेचन डॉक्टर साहब करते तो उसमें और भी अच्छा होता। शायद उनको आज समय नहीं मिला होगा, तो भविष्य में करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। देखिए डॉक्टर किशोर जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और उसके अनुसार आचरण करना प्रत्येक राजनीतिज्ञ से, राष्ट्र नेता से अपेक्षा की जाती है। यदि राष्ट्र की मौलिक संस्कृति के प्रति, मानवता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नीतियों में पारदर्शिता नहीं है और गाय जैसे वैज्ञानिक पशु को मारने के लिए देश का पहला प्रधानमंत्री नीतियां बनाता है, इसके साथ ही साथ वेद को वो ग्वालियों के गीत बताता है, उपनिषदों को बीती हुई बेवकूफियां बताता है, इस पर सारा संसार गीत गाता है। शोपेनहावर पता है आपको? शोपेनहावर आपके उपनिषदों को सिर पर धर के नाचा था। इनमें जो रहस्य है वो कहीं बाइबल में नहीं है, कहीं दूसरी किताबों में नहीं है। इनके प्रति आपके देश का दृष्टिकोण, आपके देश के पहले प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण ये था। वेदों के बारे में वो ग्वालों के गीत कहकर के इनको छोड़ देता है और देश को प्रेरणा देता है कि संस्कृत तो मृत भाषा है, इससे आगे बढ़िए। वैज्ञानिक भाषा देश के ऊपर थोप के चला जाता है। उस वैज्ञानिक को, जिसको आप वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं मानता हूं, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपके अकॉर्डिंग, लेकिन संस्कृति का विनाश करने का ठेका दे दिया। और आज की पीढ़ी जब 70-80 साल बाद चली गई है, तो जब वो कह रही है कि हम तो नंगे नाचेंगे, लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंच गई आपकी संस्कृति। ये को आपका देश का संविधान ना मान्यता नहीं देता, इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान्यता देंगे हम। तो क्या आवारागर्द लोगों को पैदा करना आपका लक्ष्य हो गया है? ये किसकी नीतियां थी? यदि वो वैज्ञानिक था तो उसकी दृष्टिकोण में ये बातें क्यों नहीं आई थी कि भारत का ये प्रचलित समाज जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता आ रहा है और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही संसार को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था दे सकता है? क्यों नहीं सोचा उसने? और यदि आज की सरकार भी इस पर गलती कर रही होगी या मान्यता देगी तो हम उसकी भी आलोचना करेंगे, लेकिन ये आलोचना है, निंदा नहीं है। पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर के नहीं बैठना चाहिए, गांठों को खोल करके बैठना चाहिए और जो सच्चाई किधर से निकल कर आ रही है उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से ही मेरे द्वारा यहाँ पर अपना संबोधन दिया जाता है और इसी प्रकार से दिया भी जाता रहेगा। हमें अपने पूर्व के जितने भी नेता हुए या कोई भी हुआ,
उन सबके आचरण का, उनकी नीतियों का समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि आज जितनी गलतियां हम होती हुई देख रहे हैं वो सब उनके ही कारण होती हुई देख रहे हैं। ये गलतियां दोहराई ना जाए और किस तरीके से हम अब कितनी दूर निकल आए हैं, जरा विचार कीजिए। अब हमको लौटना तक कठिन हो रहा है। यदि वो उसी समय निकली हुई कोपलों को मसल देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन आज हम लौट नहीं पा रहे हैं क्योंकि कितने जंगल में, बीहड़ जंगल में आप फंस चुके हैं। कहीं कम्युनिस्ट खड़े हो गए, कहीं कांग्रेसी खड़े हो गए, कहीं ईसाई खड़े हो गए, कहीं मुस्लिम खड़े हो गए हैं, कहीं भीम जय मीम वाले खड़े हो गए हैं, आपको मारने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपको सांस्कृतिक रूप से विनष्ट करने के लिए। और यदि कोई कह रहा तो उसको कहते हैं आप जैसे लोग, यानी कि वो लोग जो इस में विश्वास रखते हैं